नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हम सबके अपने-अपने गुरु डॉक्टर सैमुअल हनीमान सर और सभी मास्टर्स डॉक्टर केनेट बॉनिंग हुसैन, बॉगर सर और मैनी मोर हैरिंग सर और सभी मास्टर्स की आशीर्वाद से, अपने माता-पिता के आशीर्वाद से आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने समझा कि कौन से ऑब्वियस कॉजेज़ होते हैं क्रॉनिक डिजीज़ में और आज हम उसी जर्नी को आगे बढ़ाएँगे कि aphorism number 94. While inquiring into the state of chronic disease, the particular circumstances of the patient with regard to his ordinary occupation, his usual mode of living and diet, his domestic situation, and so forth, must be well considered and scrutinized to ascertain what there is in them that may tend to produce or to maintain disease, in order that by their removal the recovery may be prompted. तो ये पार्ट जो क्रॉनिक डिजीज, ये जो एफोरिज्म का पार्ट है, वो ऑलरेडी हमने एफोरिज्म नंबर 5 में कर लिया है। उसी के अकॉर्डिंग ये एफोरिज्म है कि जब भी हम क्रॉनिक डिजीज के स्टेट को इंक्वायर करते हैं तो फिर हमें पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस चाहिए होते हैं, चाहे वो उसके ऑक्यूपेशन के रिलेटेड। कोई पेशेंट हमें आके बोलता है कि भाई मुझे ये दिक्कत है, मेरा पार्टनर ऐसा करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो कुछ गलत करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो हमें एग्जैक्ट पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस पूछना है कि आप उसका एग्जांपल दो, क्या उसने गलत किया, क्या आपको पसंद नहीं आया। कोई पेशेंट आके बोले कि सास ऐसा करती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, सास हमेशा से ही ऐसा ही मेरे साथ करती है। तो हमें पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस पूछनी है कि भाई क्या ऐसी घटना थी जिसमें ऐसा किया? तब जाके आप क्रॉनिक पेशेंट को समझ पाएँगे। हिज़ यूजुअल मोड ऑफ लिविंग एंड डाइट, डोमेस्टिक सिचुएशन क्या है? क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट आके हमें जनरल बताते हैं कि सर मुझसे कोई गलत हो तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। तो हमें पर्टिकुलर सिचुएशन जाननी है कि भई क्या गलत होता है तो बर्दाश्त नहीं होता? तो वहाँ पर हर एक पेशेंट डिफरेंट हो जाता है। कोई बोलता है कि कोई मुझे ऊँची आवाज़ में बात करे तो पसंद नहीं आता है। तो हमें वहाँ पर समझना है कि किस तरीके से वो बोलता है, कैसी सिचुएशन में ऊँची आवाज़ में बात करे तो पसंद नहीं है। तो हर एक पेशेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस जानना होगा एंड उसको स्क्रूटिनाइज़ करना होगा, वेल कंसीडर्ड करना होगा, जिससे हमें उसके वो पेशेंट में क्या मेंटेनिंग कॉज़ है, डिज़ीज़ को मेंटेन करने के लिए क्या वो कंटिन्यूएशन ऐसी प्रोसेस हो रही है जिससे डिज़ीज़ कंटिन्यू हो रहा है, वो हमें पता चले और हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं और इससे रिकवरी काफ़ी झड़प से हो। तो ये सब केस टेकिंग का पार्ट ये भी इसीलिए ज़रूरी है। उसमें एक फुटनोट है कि कौन-कौन से ऐसे मेंटेनिंग कोज़ हो सकते हैं, तो उसमें है इन क्रोनिक डिजीज़ेज़ ऑफ फीमेल्स, इट इज़ यूज्ड स्पेशली नेसेसरी टू पे अटेंशन टू प्रेगनेंसी, स्टेरिलिटी, सेक्सुअल डिज़ायर, अटैचमेंट्स, अटैचमेंट मीन्स डिलीवरी, miscarriages, suckling and the state of the menstrual discharge। तो अगर क्रॉनिक पेशेंट है फीमेल का तो उसमें हमें स्पेशली इस पर ध्यान देना चाहिए, प्रेगनेंसी कैसी रही, स्टेरिलिटी है कि नहीं है, सेक्सुअल डिज़ायर कैसी है, उसकी डिलीवरी में क्या-क्या हुआ, मिसकैरेजेस कितने हैं, शक्लिंग यानी कि जब नर्सिंग अवस्था थी तब कैसा था, मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज के बारे में हमने पूछना चाहिए। विथ विथ रिस्पेक्ट टू द लास्ट नेम्ड मोर पर्टिकुलर मीन्स मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज के बारे में हमें मोर पर्टिकुलरली जानना है कि क्या वी शुड नॉट निग्लेक्ट टू एसरटेन इफ इट रिकर्स एट टू शॉर्ट इंटरवल्स। हमें पूछना चाहिए कि क्या वो शॉर्ट इंटरवल पे तो नहीं आता, जैसे 20 दिन में आ जाता हो, 21 दिन में आता हो, 25 दिन में आता हो, 15 दिन पे आता हो, और इज डिलेड बियॉन्ड द प्रॉपर टाइम, या फिर वो डिलेड मेंस्ट्रुएशन हो, हाउ मेनी डेज इट्स लास्ट, कितने दिन वो आता है, whether its flow is continuous or interrupted,
फ्लो कैसा रहता है, कंटिन्यूअस रहता है या बीच-बीच में रुक-रुक के आता है? व्हाट इज़ इट्स जनरल क्वालिटी? क्वालिटी कैसी है? डा कलर कैसा है? वेदर देयर इज़ ल्यूकोरिया बिफोर इट्स अपीयरेंस और आफ्टर इट्स टर्मिनेशन ल्यूकोरिया है कि नहीं है? कब है तो कब है? बिफोर मेंसेस कि आफ्टर मेंसेस? बट स्पेशली बाय व्हाट बॉडीली और मेंटल एलिमेंट्स? और स्पेशली हमें क्या पूछना है कि मेंसेस के दौरान क्या-क्या एलिमेंट्स आते हैं, क्या-क्या पोज़ीशन होते हैं? व्हाट सेंसेशंस एंड पेन्स it is preceded, accompanied or followed कि ड्यूरिंग, बिफोर और आफ्टर कौन-कौन सी तकलीफ़ें होती हैं मेंसेस के साथ, वो हमें पूछना है। इफ देयर इज़ ल्यूकोरिया, व्हाट इज़ इट्स नेचर? अगर व्हाइट डिस्चार्ज की तकलीफ़ है, तो उसका नेचर हमें पूछना है कि उसका नेचर कैसा है? व्हाट सेंसेशंस अटेंडेड विथ इट्स फ्लो? ल्यूकोरिया के साथ क्या-क्या सेंसेशन है? इन व्हाट क्वांटिटी इट इज़? कितना ल्यूकोरिया है, ज़्यादा है, कम है, मीडियम है? एंड व्हाट आर द कंडीशंस एंड ओकेजन्स अंडर व्हिच इट अकर्स? किस किस हालत में, कैसे ऑकेज़न में, कैसी पोज़ीशन में, किस कंडीशन में ल्यूकोरिया आता है, वो हमें जानना होगा। तो ये सब पार्ट भले ही इसमें से कोई हम टोटालिटी बनाने में यूज़ करें या ना करें, लेकिन केस टेकिंग करते हैं, तो ये सब कुछ हमें लेना है। Aphorism number 95. In chronic disease, the investigation of the signs of disease above mentioned and of all others must be pursued as carefully and circumstantially as possible. Chronic disease में हमें बीमारियों की सभी साइन को जो ऊपर हमें बताए गए और बाकी सब जो भी है उसकी इन्वेस्टिगेशन हमें काफ़ी केयरफुली और सर्कमस्टेंशियली यानी कि सभी तरीके से जितना हो सके उस एंगल से हमें इन्वेस्टिगेट कर लेना है। एंड द मोस्ट माइनर पेक्युलैरिटीज़ मस्ट बी अटेंडेड टू और छोटी-छोटी बातों पे, छोटी-छोटी पेक्युलैरिटी पे हमें ध्यान देना है। पार्टली बिकॉज़ इन दीज़ डिसीज़ेज़ सर ने यहाँ पर लिखा है मोस्ट माइनर पेक्युलैरिटीज। तो मेरे पास काफ़ी पेशेंट ऐसे आते हैं जो जहाँ पर लोग बोलते हैं कि सर ऐसी छोटी-मोटी घटनाएँ तो हर घर में होती है। तो मैं वही जानने की कोशिश करता हूँ कि वो छोटी-मोटी बात मुझे बताए। वो छोटी-छोटी बात क्या होती है? वो मुझे बताए क्योंकि हमें उसी पर ध्यान देना है क्योंकि वो चीज़ डे टू डे रूटीन में होती है जो पेशेंट की सेंसिटिविटी या ससेप्टिबिलिटी के अनुरूप होती है और उससे पेशेंट अफ़ेक्ट होता है। तो हमें कभी भी जो माइनर पेक्युलियरिटीज़ होती है उसको कभी भी अ, अनदेखा नहीं करना है। Partly because in these diseases they are the most characteristic and least resemble those of acute diseases. क्यों इस पर ध्यान देना? क्योंकि एक तो कारण ये है कि इन बीमारियों में ये सब काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक होता है और एक्यूट डिजीज़ में इस तरीके की बातें नहीं होती है। And if a cure is to be effected, they cannot be too accurately noted. दूसरी बात ये है कि अगर क्योर नहीं आता है आपकी राइट दवाई, आपने जो दवाई चॉइस की सिम्पटम सिमिलैरिटी के बेस पे, उससे क्योर नहीं होता है, तो उसका मतलब ये है कि आपने इन छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया है, उसको नोट नहीं किया है बराबर तरीके से। और दूसरा है पार्टली बिकॉज़ द पेशेंट्स बिकम सो यूज्ड टू देयर लॉन्ग सफरिंग्स दैट दे पे लिटल और नो नीड टू द लेसर एसेसरी सिम्पटम्स। और दूसरी बात ये है कि पेशेंट जो इतने टाइम से उसकी उस डे टू डे लाइफ में जी रहा है, उससे उन घटनाओं से उतना यूज्ड हो गया कि अब उसको अब वो उसको अटेंशन नहीं देता है और उसको लगता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है। काफ़ी बार आप हिस्ट्री में देखते होंगे कि ऐसी घटनाएँ होती है हिस्ट्री में कि पेशेंट आके बोलता है कि सर अब तो मुझे इसकी आदत सी हो गई है, अब मुझे ये असर नहीं करता। या फिर अब सर मैं इसको हैंडल करना जान गई हूँ। तो आपको ऐसे वाक्य मिलेंगे, ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे तो
वहाँ पर आपको समझना है कि मुझे यही जानना है कि वो किस चीज़ से हैबिचुअल हो गई, किस चीज़ को अब नज़रअंदाज करती है, हमें वो लेना है। क्योंकि ये यही बात हनुमान सर ने यहाँ पर लिखी है कि ये जो लेसर एक्सेसरी सिम्पटम्स या इंसिडेंसेस है, उसको वो दिमाग में रखता नहीं है। पेशेंट आके बोलेगा, "सर मुझे तो अब इसका कोई टेंशन नहीं है।" हमें तो वही स जानना है कि किसका टेंशन नहीं है? पहले क्या था? जिसका टेंशन आता था, अब नहीं आता। तो वही बातें हमें समझनी है। व्हिच आर ऑफ़न वेरी प्रेग्नेंट विथ मीनिंग, जो काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिसमें काफ़ी मीनिंग रहता है। काफ़ी सारे जो नोवाइस है, न्यू कमर्स है होम्योपैथिक फील्ड में, उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि पेशेंट की फीलिंग हम कैसे समझें? पेशेंट की फीलिंग को जब उसकी घटनाएँ समझेंगे, आप जानेंगे, छोटी-छोटी बातों को लेकर, तब जाके आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक पता चलेगी कि उसकी क्या फीलिंग है। ऑफन वेरी यूज़फुल इन डिटरमाइनिंग, हनुमान सर ने यहाँ पर क्लियर कट लिखा है कि ये जो छोटी-छोटी पेक्युलियरिटीज़ है, ये काफ़ी चॉइस करने में यूज़फुल होती है। रेमेडी को चॉइस करने में यूज़फुल होती है एंड रिगार्ड देम ऑलमोस्ट अ नेसेसरी पार्ट ऑफ देयर कंडीशन, और ये उसकी जो कंडीशन है, उसका ज़रूरी पार्ट है। ये जो माइनर पेक्युलियर छोटी-छोटी बातें होती है लाइफ की, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है उसकी कंडीशन डेवलप होने में। ऑलमोस्ट एज़ हेल्थ, और वो उसको समझता है कि ये तो हेल्थ है, ये तो नॉर्मल है, सब घर में होता है ऐसा। सब लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये पेशेंट के एंगल से नॉर्मल नहीं है। उसको डिज़ीज़ प्रोड्यूस कर रही है और कंटिन्यू भी रख रही है। तो हमें उसको समझना है कि कैसी कंडीशन है, कैसे सर्कमस्टेंसेस है कि जो पेशेंट को डिज़ीज़ दे रहा है। The real feeling of which they have well nigh forgotten in the sometimes 15 or 20 years of suffering। 15-20 साल की सफरिंग में अब वो रियल फीलिंग शायद पेशेंट भूल गए, and they can scarcely bring themselves to believe that these accessory symptoms, this greater or less deviation from the healthy state, can have any connection with their principal malady। ये शब्द हमारे पास आते ही है कि सर इसका और इसका क्या कनेक्शन है? तो उनको ये कनेक्शन कभी भी मिलेगा नहीं। स्carcely can have any connection with their principal melody। भाग्य ही उसको लगेगा कि उसको बिलीव होगा कि ये जो एक्सेसरी सिम्पटम यानी कि जो उसकी फीलिंग है, सास बोलती है तो उसको क्या फील होता है, हस्बैंड कुछ कहता है तो क्या फील होता है, बच्चे के बोलते हैं तो क्या फील होता है, ये जो छोटी-छोटी घटनाएँ हैं, उससे पेशेंट को क्या फील होता है, और वो छोटी-छोटी एक्सेसरी जो ये सिम्पटम आए फीलिंग के, वो उसका क्या कनेक्शन है, वो उसको बिलीव नहीं होगा। लेकिन एज़ अ फिजिशियन पहले हमें ये बिलीव करना है, क्योंकि ये रेमेडी को चॉइस करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट अदा कर रहे हैं। तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट एफोरिज़्म है इन द क्रॉनिक पेशेंट। तो आज के लिए हम यहाँ पर रखते हैं। कल फिर से हम आगे बढ़ेंगे, इसी जर्नी को आगे बढ़ाएँगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।